हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं को फैक्टर्स के बारे में। को फैक्टर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है एंजाइम एक्टिविटी में, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने डिस्कस कर लिया है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इनका एक्टिविटी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं को फैक्टर्स के बारे में। तो को फैक्टर्स को समझने से पहले हम एक बेसिक सा चीज़ समझते हैं कि एंजाइम किससे बना हुआ होता है। हम जानते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर और दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम जो कि हम जानते हैं जनरली प्रोटीन का बना हुआ होता है। मान लो ये एक एंजाइम है, लेकिन इसके साथ साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी आपको जुड़ता हुआ मिलेगा। तो ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है ये एंजाइम की एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या क्या हो सकते हैं? जनरली ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, मेटल आयन हो सकते हैं, या फिर को एंजाइम्स हो सकते हैं। और यही नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को ही हम नाम दे देते हैं को फैक्टर। सो को फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया? Co-factor is a non-protein chemical compound that tightly and loosely binds with an enzyme or other protein molecules। मतलब को-फैक्टर नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ आइदर ये टाइटली लिंक हो सकते हैं या फिर ये लूजली बाउंड हो सकते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटीनेशियस पार्ट के बारे में बात करें तो इसे हम क्या बोल देते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। और ये एपो एंजाइम नॉन फंक्शनल होंगे क्योंकि इनको फंक्शनल होने के लिए हमेशा एक को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो एपो एंजाइम कैसे हो गए? ये हो गए नॉन फंक्शनल। जैसे ही ये एपो एंजाइम एक को फैक्टर के साथ जुड़ जाता है, मतलब एक प्रोटीनेशियस पार्ट एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ जुड़ जाता है, तो ये फंक्शनली एक्टिव माना जाता है और ये किसी भी एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इन फंक्शनल एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो होलो एंजाइम होते हैं वो तो फंक्शनल इन नेचर होंगे और जो एपो एंजाइम होंगे ये नॉन फंक्शनल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे को फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला को फैक्टर हम देखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होंगे? जैसे कि हमने देखा कि एंजाइम होता है, एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट अटैच होता है जिसे आप को फैक्टर बोलते हो। अगर ये को फैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होगा और ये टाइटली लिंक्ड होगा इस पर्टिकुलर एपो एंजाइम के साथ, तो इस को फैक्टर को हम क्या बोल देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा को फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है और वो एंजाइम के साथ टाइटली लिंक्ड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना है और ये टाइटली बाउंड होगा एंजाइम से। फॉर एग्जाम्पल दो एंजाइम के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक तो पेरोक्सीडेज है और दूसरा कैटलेज है। इन दोनों का काम क्या है? ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं इनको वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हीम होता है। मतलब हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज एंजाइम में आपको देखने को मिलेगा। और इस एंजाइम का काम क्या है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है H2O एंड O2 में। तो ये था प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट को फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं जिसे बोला जाता है को एंजाइम्स। ये को एंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही मिलके बने हुए होंगे और इनका जो एसोसिएशन होता है एपो एंजाइम के साथ ये ट्रांसिएंट होता है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम में। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये कैसे होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए होते हैं लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली लिंक्ड होते हैं। लेकिन ये जो को एंजाइम्स होते हैं ये एपो एंजाइम के साथ आपको ट्रांजिएंटली लिंक्ड देखने को मिलेंगे। मतलब ये बहुत जल्दी इनका जो बॉन्ड है वो ये ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एंजाइम्स में जो को फैक्टर होते हैं एज विटामिन एज ए को फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे बहुत से एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास अगर विटामिन प्रेजेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर विटामिन होगा उस पर्टिकुलर एंजाइम का जो एज ए को फैक्टर काम कर रहा होगा। ऐसे ही एक विटामिन है नियासिन। नियासिन में को फैक्टर कौन सा होता है? यहाँ पे NAD एंड NADP एज ए को फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मान लो ये एक एंजाइम है, ओके इस एंजाइम के पास एक को फैक्टर है जो कि एक को एंजाइम है। ये को एंजाइम
मान लो विटामिन नियासिन है, नियासिन के लिए ये जो को एंजाइम है ये कौन सा हो सकता है, आइदर यहाँ पे NAD अटैच हो सकता है या फिर ये NADP अटैच हो सकता है। तो ये था को एंजाइम्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट को फैक्टर है मेटल आयंस। ऐसे आपको बहुत से एंजाइम्स देखने को मिलेंगे जो एज ए को फैक्टर मेटल आयंस यूज़ करते हैं। और ये मेटल आयंस का काम क्या होता है, ये उनके एक्टिव साइट में जाके बाइंड होंगे और जो कैटलिटिक रिएक्शंस है जो एंजाइम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में, ये एक एंजाइम है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में कौन कोफैक्टर की तरह काम करता है, जिंक। मतलब अगर ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज है तो यहाँ पे जो कोफैक्टर अटैच हुआ आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा होगा, जिंक आयन होगा। इसी तरह से जिंक आयन को अगर छोड़ दें तो और भी बहुत सारे मेटल आयन्स होते हैं जो कि एज ए कोफैक्टर एंजाइम्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल Mg+2 यूज़ होते हैं, Mn+2 यूज़ होते हैं, मतलब मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारे आयन्स भी एज ए कोफैक्टर डिफरेंट एंजाइम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था कुछ को फैक्टर्स के बारे में बेसिक चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं और आपको इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट कि ये सब क्या होते हैं। जितने भी को फैक्टर्स हैं ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये एक्टिव साइट में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इस वीडियो में इसको अलग से ड्रॉ किया है ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल पोजीशन के बारे में बात करूं तो ये अगर आप एंजाइम कंसिडर करते हो और ये अगर इसका एक्टिव साइट कंसिडर करते हो तो ये जो को फैक्टर्स होते हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे। जैसे कि हम जानते हैं एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और एंजाइम उस सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड्स होता है उनको ब्रेक डाउन करता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो को फैक्टर्स होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे जिंक को फैक्टर है, हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम का, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब ये किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इस कार्बोक्सी पेप्टिडेज का सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आके कहाँ पे बाइंड करेगा, ये बाइंड कर लेगा इसके एक्टिव साइट पे। इस तरह से ये बाइंड करने के बाद जब इसके जो बॉन्ड्स होंगे इनका जब ब्रेकेज होगा तब कौन हेल्प करेगा, Zinc+2 हेल्प करेगा। ओके, जिंक आयन तभी इसको हेल्प करेगा। तो होप कि आपको को फैक्टर क्लियरली समझ में आ गया है कि ये को फैक्टर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, किस तरह से इसका मदद करते हैं। और भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके NCERT में लिखा गया है कि अगर किसी एंजाइम के पास को फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, ये आपके कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो को फैक्टर किस तरह से रेगुलेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिक स्टेट के बारे में, जो कि आपके NCERT का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में हम NCERT से ही डिस्कस करेंगे। मैं ईच एंड एवरी लाइन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मेटाबॉलिक स्टेट और मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो NCERT क्या बोलना चाह रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।